हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं फॉर अकाउंटिंग, एसएस दिए हैं फॉर ऑडिट एंड कुछ स्पेशल एसआईएस दिए हुए हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर इंटरनल ऑडिट। एसआईए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि इंटरनल ऑडिट को इंटरनल ऑडिटर को फुलफिल करनी होती है ऑडिट करते हुए। आज मैं एसआईए 110 के बारे में बात करूँगी, जिसका नाम है नेचर ऑफ अश्योरेंस, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट 110 नेचर ऑफ अश्योरेंस। हर स्टैंडर्ड को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि स्कोप, मीनिंग, कंपोनेंट्स, एप्लीकेबिलिटी एट्सेट्रा। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट दिस स्टैंडर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब वी ऑल नो दैट कि इंटरनल ऑडिट इज़ अ नीड ऑफ मैनेजमेंट ओनली, एंड मैनेजमेंट अपने ही एम्प्लॉयज़ से अपने ही बिजनेस का के किसी एक पार्ट का ऑडिट कराती है, चाहे वो ऑपरेशंस हो, परचेज हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, कुछ भी, ताकि मैनेजमेंट ये कंफर्म कर सके कि बिज़नेस सब सही से तो चल रहा है ना, और कुछ भी एरर्स हो तो उसको पहले से ही ठीक करा ले, ताकि वो बाद में फिर स्टैच्यूटरी ऑडिट में ना पकड़ा जाए या फिर उसको कोई लीगल डिपार्टमेंट ना पकड़े। तो वो इंटरनली ही उसको सब कुछ ठीक करना चाहता है, इस वजह से वो इंटरनल ऑडिट कराता है। और ताकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ हमें मिल सकें फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। चलो गाइस, फिर स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिट में ऑडिटर एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इशू करे, क्योंकि ये नीड ऑफ मैनेजमेंट है। तो एक अपना फॉर्मेट भी हो सकता है, एक अपनी समरी भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर अपना ओपिनियन दे कि ये बिज़नेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बहुत ही एक इनफॉर्मल सा तरीका हो गया एक इंटरनल ऑडिट को करने का। इन कुछ केसेस में इंटरनल ऑडिटर एक समरी दे देता है ऑब्जर्वेशन की कि हाँ मुझे ये गलतियाँ मिली हैं, और कोई भी फॉर्मल लेटर नहीं देता। तो बात ये आती है कि क्या ये स्टैंडर्ड वहाँ लगता है? आंसर इज़ नो, ये स्टैंडर्ड वहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ वहीं लगता है जहाँ पर इंटरनल ऑडिटर एक फॉर्मल रिपोर्ट इशू करेगा और अपना एश्योरेंस देगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो एरिया उसने चेक किया है। अच्छा, अश्योरेंस तो एक लाइन में दी जाती है कि हाँ सब सही चल रहा है। आपने स्टैच्यूटरी ऑडिट में देखा होगा कि एक ओपिनियन दिया जाता है कि हाँ सब कुछ फाइनेंशियल्स ठीक है या नहीं है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अश्योरेंस ऑन अ फॉर्मल लेटर। बट इंटरनल ऑडिट में एक दूसरा तरीका भी है अश्योरेंस देने का, और वो है रेटिंग का, कि कंपनी की मैनेजमेंट एक रेटिंग डिसाइड कर देती है, एंड इंटरनल ऑडिटर उस रेटिंग के हिसाब से एक फाइनल रेटिंग देता है उस एरिया को। वो एक ही रेटिंग होती है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है या फिर मतलब उसमें कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं है। तो चलो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और आपको ये चीज़ स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। तो मैनेजमेंट ने 1 to 5 रेटिंग डिसाइड करी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, कि 1 मीन्स दैट एक्सीलेंट रेटिंग मीन्स कि इसमें एक भी एरर नहीं मिली है जो कि मटेरियल हो। 2 मीन्स वेरी गुड, इट मीन्स कि हमें उस प्रोसेस को ऑडिट करते हुए 1 और 2 एरर हमें मिली हैं, बट वो भी मीडियम और लो रिस्क की, हाई रिस्क की कोई रेटिंग नहीं है। 3 मीन्स गुड मीन्स कि हमें एरर तो काफ़ी सारी मिली है, बट एक भी हाई रिस्क एरर नहीं है। 4 मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस, इट मीन्स कि हमें 2 हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन मिली हैं अलॉन्ग विथ अदर लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क ऑब्जर्वेशंस। 5 मीन्स लो परफॉर्मेंस मीन्स हमें मोर देन 2 ऑब्जर्वेशंस हाई रिस्क की मिली हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन हाई रिस्क है या नहीं है? तो इसके लिए भी कंपनी ने अपना एक ये डिफ़ाइन किया, अपनी एक डिफ़ाइन की हुई है, जिसमें ये बोला गया कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल रिस्क हैं वो सारे के सारे हाई रिस्क हम मानेंगे।
ऑपरेशनल रिस्क में जितने भी ऑडिटर सैंपल लेता है उसमें से 5% से ज़्यादा एरर आएगी, 5% में से ज़्यादा एरर आएगी तो वो हाई रिस्क है, वरना वहाँ पर नहीं है। फाइनेंस में जैसे अगर ऑब्जर्वेशन जो मिली है उसका इम्पैक्ट 5 लाख से ऊपर है तो वो हाई रिस्क है, अदरवाइज़ वो लो और मीडियम में है। तो अब ये एक मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दी रेटिंग दोनों की दोनों, और इसमें फिर ऑडिटर ने ऑडिट किया एंड मान लो उसको 2 ऑब्जर्वेशन मिली, बट लो एंड मीडियम रिस्क की थी वो ऑब्जर्वेशन, तो ऑडिटर क्या इसमें रेटिंग देगा? 2, बिकॉज 2 इस चीज़ क्राइटेरिया में आती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ अश्योरेंस है और ये स्टैंडर्ड वहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा इस एग्जाम्पल के थ्रू स्कोप को कन्वर्ट किया है और ये बताया है कि अश्योरेंस को एक लाइन में लिखने की भी नीड नहीं होती है। अगर मैनेजमेंट इस चीज़ को बताएगा कि उसको ऑडिटर को अश्योरेंस कैसे देनी है, इन अ फॉर्म ऑफ लाइन और इन अ फॉर्म ऑफ रेटिंग। अच्छा गाइस, इसी में हम एक एग्जांपल ये भी देखते हैं जहाँ पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। अब सपोज़ करो कि ऑडिटर ने 2 ऑब्जर्वेशन निकाले एंड उन दोनों को अलग अलग रेटिंग दी, एक को मीडियम और एक को हाई, तो क्या वो भी यहाँ पर कवर होगी? बिकॉज़ उन दोनों ऑब्जर्वेशन को अलग अलग रेटिंग मिली है तो उसको हम कहते हैं रिस्क रेटिंग ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा ऑडिटर ने ना तो कोई एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इशू करी और ना ही एक फाइनल रेटिंग दी, तो फिर वो ये स्टैंडर्ड वहाँ नहीं लगेगा। तो ये हमारा स्कोप वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? अश्योरेंस देना। हमारे ऑडिट में अश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं। ये एक जर्नल ऑडिट कंसेप्ट है और यहाँ पर भी वही सेम यहाँ पर अप्लाई किया गया है। सो इंटरनल ऑडिटर 2 टाइप के अश्योरेंस दे सकता है बेसिस कि उसको जिस टाइप का ऑडिट करने को बोला है। ये चीज़ स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट बता देता है कि आपको किस टाइप का ऑडिट करना है, किस टाइप की अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही ऑडिटर इसको चेंज कर दे। तो अश्योरेंस किस किस टाइप की होती है गाइस? रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस असाइनमेंट में ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिटेल में ऑडिट करे और ऑडिटर सफिशेंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेता है, डिटेल में ऑडिट करता है उस प्रोसेस का होली एंड में एक पॉजिटिव अश्योरेंस देता है कि हाँ, जिस बेसिस पे मैंने ऑडिट किया है वो सब कुछ सही है। बट इन लिमिटेड अश्योरेंस असाइनमेंट्स ऑडिटर का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। वो लिमिटेड चेक करता है, कम एविडेंसेस लेता है एंड अश्योरेंस देता है बट नेगेटिव वे में। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मेरी नज़र में ऐसा कुछ आया नहीं कि जिसे मैं ये कह सकूं कि ये प्रोसेस गलत है। देखो आपको ये स्क्रीन पे भी दोनों स्टेटमेंट्स में कितना डिफरेंस दिख रहा है। एक पॉजिटिव अश्योरेंस है इन रीजनेबल एंड यहाँ पर एक नेगेटिव अश्योरेंस है। देखने का वे अलग अलग है। इसमें ये नेगेटिव अश्योरेंस में कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे कहा जा सके कि इस प्रोसेस में कुछ गलत है, बट वो ये भी नहीं कह रहा है कि सब कुछ सही है क्योंकि उसने डिटेल में चेक नहीं किया है। तो गाइस हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। अब हम चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ अश्योरेंस असाइनमेंट। यहाँ स्टैंडर्ड में 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर ये 3 कंपोनेंट्स होंगे तभी माना जाएगा कि ये स्टैंडर्ड लगा हुआ है एंड अश्योरेंस दी जाएगी। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हुआ तो फिर ये माना जाएगा कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई ही नहीं हुआ। तो द फर्स्ट वन यू कैन सी इट्स अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। मतलब इंटरनल ऑडिट में 3 पार्टीज़ होनी चाहिए। एक खुद इंटरनल ऑडिटर, एक ऑडिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं एंड एक अश्योरेंस यूज़र, मतलब जिसके कहने पर हम ऑडिट कर रहे हैं। ये वो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन है जिसको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जैसे कि ऑडिट कमेटी। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट हुआ परचेज डिपार्टमेंट का
और वो रिपोर्ट सबमिट हुई ऑडिट कमेटी को। तो इसमें डिपार्टमेंट जो परचेज डिपार्टमेंट है वो कौन है, ऑडिटी, एंड अश्योरेंस यूज़र कौन है, ऑडिट कमेटी, एंड इंटरनल ऑडिटर तो खुद इंटरनल ऑडिटर है ही। अब नाउ इस यहाँ पर देखते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल। एक होल्डिंग कंपनी है जिसने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी को ऑडिट कराया। तो इंटरनल ऑडिटर ने ऑडिट किया इस सब्सिडरी कंपनी का। तो यहाँ पर ऑडिटी कौन हुई, सब्सिडरी कंपनी, एंड अश्योरेंस यूज़र कौन हुआ, होल्डिंग कंपनी। अब इसी कंसेप्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि अश्योरेंस यूज़र एंड ऑडिटी यहाँ पर सेम हो। तो आंसर इज़ येस, बट पार्शली येस। मतलब ऑडिटी भी अश्योरेंस यूज़र में से एक पर्सन हो सकता है, बट खाली वही अश्योरेंस यूज़र हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिटी वो होता है जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। एक सीनियर मैनेजमेंट है, उसने अपने ही डिपार्टमेंट में किसी कंसेप्ट का ऑडिट कराया, किसी भी एस्पेक्ट का ऑडिट कराया जो कि लोअर मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा था। बट उस वर्क की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हायर मैनेजमेंट की। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ही अप्रूव ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर ऑडिटी कौन हुआ, ऑडिटी लोअर मैनेजमेंट भी हुई और वो सीनियर मैनेजमेंट भी हुई, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क किसका है, उस सीनियर मैनेजमेंट का। तो अब आप यहाँ किस केस में देख सकते हो कि वो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटी भी हुआ एंड अश्योरेंस यूजर्स में से एक पर्सन भी हुआ। तो ये एक रिलेशनशिप है ऑडिटी एंड अश्योरेंस यूज़र की, जो कि हर असाइनमेंट में अलग अलग देखनी पड़ती है। सो देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब कि यहाँ पर हम कह सकें कि यही अश्योरेंस यूज़र है, यही ऑडिटी है। सो इट कैन डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा 3 की एलिमेंट्स ऑफ असाइनमेंट। ये 3 की एलिमेंट्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए किसी भी अश्योरेंस असाइनमेंट में। द फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट मैटर, एंड इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, एंड ज़्यादा लिमिटेड बिल्कुल भी ना हो, छोटा सा ना हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ये क्या चीज़ है। तो गाइस, हर ऑडिट का अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि इस ऑडिट में हमें क्या चेक करना है, किस डिपार्टमेंट का ऑडिट है, और हमें क्या चेक नहीं करना है, क्या क्या आउट ऑफ स्कोप है। तो जिसे हम स्कोप भी कहते हैं ऑब्वियसली, कि क्या स्कोप में है और क्या आउट ऑफ स्कोप है, और यही हमारा सब्जेक्ट मैटर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें परचेज़ डिपार्टमेंट को ऑडिट करने को बोला गया, बट उस परचेज़ डिपार्टमेंट में हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है, वो तो हमें स्कोप से ही पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यू नो कि जब कंपनी कोई भी परचेज़ करती है डिफरेंट सप्लायर्स से, तो पहले डिफरेंट सप्लायर से कोटेशन मंगवाई जाती है, एंड जो सप्लायर बेस्ट प्रोडक्ट देता है विद ऑन अ बेस्ट प्राइस, तो उसी पर वो प्रोडक्ट परचेज़ किया जाता है। एंड इसका एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर होता है कि किस बेसिस पे हमने ये सप्लायर को सेलेक्ट किया, और फिर उस सप्लायर से एक एग्रीमेंट बनता है कि इस रेट पे हम परचेज़ करेंगे। तो अब परचेज़ ऑडिट में हमें क्या चेक करना है, हमें ये भी चेक करना है कि किस बेसिस पे वो सप्लायर हमने सेलेक्ट किया, या हमें सिर्फ ये चेक करना है कि फर्दर जितनी भी परचेजेस हुई क्या वो एक एग्रीमेंट रेट पे हुई है या नहीं हुई। तो ये सब हमें पता चलेगा परचेज़ उस इंटरनल ऑडिट के क्या चेक करना है। अब हम यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं उसी डिपार्टमेंट में। अब हम परचेज़ ऑडिट का परचेज़ डिपार्टमेंट का ऑडिट कर ही रहे हैं, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या जा रहा है इसका। बट वो अकाउंटिंग इम्पैक्ट कितना चेक करना है वो भी हमें उसी स्कोप से पता चलेगा कि सिर्फ बिल और परचेज़ ऑर्डर और एग्रीमेंट ही चेक करना है, एग्रीमेंट विद सप्लायर चेक करना है, या उस पार्टी की पेमेंट भी चेक करनी है, उसका लेजर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखता है वो यहाँ पर कवर होगा, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अलग ऑडिट होता है वहाँ पर चेक होगा। पेमेंट के लिए यू नो कि जनरली 2 अप्रूवल्स होती हैं, एक परचेज़ डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजमेंट अप्रूव करता है जब भी आप किसी भी सप्लायर को पेमेंट करते हैं, और एक फाइनेंस टीम में से भी किसी का अप्रूवल चाहिए होता है।
जो कि उसके अथॉरिटी लिमिट में होता है। तो दोनों की दोनों अप्रूवल्स यहीं पर चेक करनी है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, या फिर दोनों की दोनों अप्रूवल सॉरी मैंने ये उल्टा बोल दिया शायद, कि परचेज़ डिपार्टमेंट में चेक करनी है या फिर फाइनेंस में चेक करनी है, या फिर हम इसको हाफ ऑफ कवर करेंगे कि परचेज़ डिपार्टमेंट के अप्रूवल हम यहाँ पर चेक करेंगे परचेज़ डिपार्टमेंट के ऑडिट में, या फिर फाइनेंस की अप्रूवल हम फाइनेंस में चेक करेंगे। तो ये सब कौन हमें किससे हमें पता चलेगा, ये हमें स्कोप से पता चलेगा। तो हम इसको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो यहीं पर यहाँ यही बोला गया है कि सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड एंड उसमें ज़्यादा लिमिटेशंस ना हो, मतलब कि ज़्यादा एक्सक्लूजन ना हो कि स्कोप से ये भी हटा दिया वो भी हटा दिया, तो फिर हम ऑडिट करेंगे ही क्या। तो फिर प्रॉपरली परचेज डिपार्टमेंट का कितना ऑडिट करना है वो एक सफिशेंट दिखना चाहिए कि हाँ हम इतना ऑडिट कर रहे हैं। अगर छोटा मोटा पार्ट हमने हटा रखा है और उसको कहीं और पे कवर किया हुआ है तो इट्स ओके। अब यहीं पर हमारा सेकेंड एलिमेंट है प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। प्री डिफाइंड क्राइटेरिया का क्या मतलब है, इसका मतलब है बेंचमार्क, जिसके बेसिस पर हम अपने सब्जेक्ट मैटर का ऑडिट करेंगे। अब बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड। अब वो बेंचमार्क या स्टैंडर्ड वो कहाँ से मिलेगा हमें, जहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैटर उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो वो हमें कहीं पे भी मिल सकता है, लाइक इंडस्ट्री के रिलेवेंट लॉज से मिल सकता है। अब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए IRDA अपनी एक अलग से गाइडलाइंस निकालता है, लॉ निकालता है सारी की, वो इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। तो ऑडिटर जब भी किसी डिपार्टमेंट का ऑडिट करेगा फॉर इंश्योरेंस कंपनी, तो पहले उस एरिया से रिलेटेड लॉज पढ़ेगा और उस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक करेगा कि वो सब उस लॉ के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं करे। अब फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने इंश्योरेंस में क्लेम्स का ऑडिट किया। क्लेम्स मतलब कि जो पार्टी अपने जब कोई भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम अपना सबमिट करती है, तो उसका ऑडिट एक ऑडिटर को मिला। तो अब उस क्लेम का ऑडिट करने से पहले इंटरनल ऑडिटर उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है वो सब रीड करेगा और उसको कहीं पे नोट डाउन करेगा, उसी से वहाँ पर वो बेंचमार्क निकालेगा। तो उस कंपनी ने उस डिपार्टमेंट ने उस गाइडलाइन को फॉलो किया या नहीं किया, वो चीज़ इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। अगर नहीं किया तो यहाँ पर ये लीगल नॉन कंप्लायंस है। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, कंपनी लॉ हो गया, या इसके अलावा एक और मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है प्रोसेस नैरेटिव या प्रोसेस मैप्स जिसे कहते हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट हो गया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो गए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के और ऑडिटर की बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उस डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के लिए। अब उस डिपार्टमेंट और एरिया के बारे में कि वहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, वो सब उस फ्लो चार्ट में, उस प्रोसेस नैरेटिव में या फिर उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा होगा कि किस पर्सन की क्या क्या वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ से इनपुट आता है, कहाँ कहाँ आउटपुट जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, कौन सी MIS प्रिपेयर होती हैं, उनकी रिपोजिटरी क्या है, वो कितने साल तक हमें रखने हैं, वो सब कुछ उस SOP में या फिर उस प्रोसेस नैरेटिव में लिखा होगा। तो अब ऑडिटर ऑडिट करने से पहले क्या करेगा कि वो उन SOPs को और उन प्रोसेस फ्लो चार्ट्स को पढ़ेगा, उसे पता चलेगा कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे वर्किंग होती है। और अगर उस SOP में हमने कोई टाइमलाइन या फिर टैट लिखा हुआ है कि इतने दिन में काम हो जाना चाहिए, तो वो हमारा बेंचमार्क हो गया। बट एक्चुअल प्रोसेसिंग उसके तरीके से नहीं हो रही तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। अब देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे कि एक डिपार्टमेंट के SOP में लिखा हुआ है कि कस्टमर से जब भी कोई कंपनी को फीडबैक आएगा या कोई भी क्वेरी आएगी रिलेटेड टू
एनीथिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी यू कैन से कि क्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आई या कोई भी फीडबैक आया तो उसका रिवर्ट उस कंपनी की टीम को नेक्स्ट 24 आवर्स में करना है। और वो जो मेल आएगी वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगी और साथ में वो एक हमारे इनबॉक्स में भी आएगी। तो उसमें डेडिकेटेड पर्सनल ईमेल होती है कि हाँ इस पर्सन की ईमेल पर ये सारी की सारी कस्टमर से रिलेटेड ईमेल्स आएंगी और साथ में सॉफ्टवेयर में भी टैग होंगी कि ये ईमेल आई है। तो उसका रिवर्ट हमें 24 आवर्स में करना है। ये पूरा एक स्टैंडर्ड लिखा होता है कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग पूरी होगी कि, और रिप्लाई से पहले किसी का साइन ऑफ लेना है या नहीं लेना है, ये भी सब कुछ उसी एसओपी में लिखा होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड लिखा मिल गया। देन देखो कि एक्चुअल रिप्लाई आप क्या करोगे, कुछ सैम्पल सेलेक्ट करोगे, कुछ डेज सेलेक्ट करोगे, उसमें कुछ सैम्पल्स आपने ले लिया और फिर उसमें आप चेक करो कि क्या ये रिप्लाई 24 आवर्स में हुआ है या नहीं हुआ। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उस सॉफ्टवेयर में ही कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो कि हमें ये पता चल जाए कि हर कितने यहाँ पर ईमेल्स आई थी एंड कितनी ईमेल्स का रिप्लाई कितने टाइम में हुआ है, कि 24 आवर्स में हुआ है या नहीं हुआ। तो ये भी हमें उसी डिपार्टमेंट से चेक करना पड़ेगा। तो अब हम उस डिपार्टमेंट से कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर वॉक थ्रू कंडक्ट करेंगे। वॉक थ्रू के अंदर हम उस पर्सन के पास जाकर बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि आपके पास डे में इतनी सारी ईमेल्स आई, तो आपको कैसे पता कि इस ईमेल का रिप्लाई हो गया या इसका नहीं हुआ। तो फिर वो बताएगा कि हम कैसे चेक करते हैं। कुछ कंपनीज़ में ये चीज़ मैनुअल हो सकती है कि वो मैनुअल ट्रैक रखता है, या फिर कुछ में वो कहेगा कि भाई हमारे तो सॉफ्टवेयर ही इतना अच्छा है कि वो बता देता है कि इस ईमेल पे अभी रिप्लाई हुआ ही नहीं है, ये देखो वो दिखाएगा उस चीज़ को। तो ये एक क्या हो गया कि मैनेजमेंट ने अपना इंटरनल कंट्रोल बनाया हुआ है उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए कि हमने कस्टमर को रिप्लाई नहीं किया। तो हमारा रिस्क हो गया यहाँ पर कि कस्टमर को हमने रिप्लाई नहीं किया, और उसका कंट्रोल हो गया कि वो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अब वो कंट्रोल इफ़ेक्टिव है या नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की चेक करने की। अब बाय चांस अगर वो मैनुअल कंट्रोल है तो क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर कुछ सैम्पल्स पिक करेगा और उसमें चेक करेगा कि एक्चुअल में रिप्लाई हुआ या नहीं हुआ। या फिर आईटी सिस्टम का वो चेक करेगा एक बारी, वो खुद से एक ईमेल डाल के देख सकता है और चेक करेगा कि अगर ये 24 आवर्स में इसका रिप्लाई नहीं करते तो क्या सच में वो ट्रिगर होता है या नहीं होता। तो ये एक डिफरेंट तरीके होते हैं इंटरनल ऑडिट को करने के, कि ऑडिटर किस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है कि वो इंटरनल कंट्रोल सही से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर इटसेल्फ। अच्छा गाइस, एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि जो हमारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स और एसओपीज़ होते हैं उसमें सारी एक्टिविटीज़ लिखी रहती हैं कि ये यहाँ पर परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर कुछ छोटी एक्टिविटीज़ भी लिखी रहती है कि हाँ सपोज़ करो इस डिपार्टमेंट की क्वार्टरली एक मीटिंग होती है या मंथली एक एमआईएस प्रिपेयर होती है, वो भी रिव्यू होती है। तो वो भी सब हमें प्रोसेस नैरेटिव से पता चल जाता है। तो इससे हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि ऑडिटी ने हमसे कुछ छिपाया तो नहीं है। हो सकता है कि वो एक पूरा का पूरा एक पार्ट ऑफ प्रोसेस हमसे छुपा रहा हो, कि वो चीज़ बताए ना कि हमारे यहाँ ये एक मंथली एक्टिविटी ये भी है। तो ये चीज़ हमें एसओपी से पता लगती है। तो एसओपी प्रोसेस नैरेटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंटरनल ऑडिट। हमें सबसे पहले वही चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ें इस डिपार्टमेंट में होती हैं और हमें ये सब कुछ कवर करना है, या फिर स्पेसिफिकली ये आउट ऑफ स्कोप है या नहीं है। तो इस चीज़ पे भी कॉल लेने के लिए एसओपी या प्रोसेस नैरेटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड कंपोनेंट विच इज़ कंक्लूसिव आउटकम, मतलब कि रिजल्ट, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कितना डेविएशन है। ऑडिटर्स अलग अलग सैम्पलिंग मैथडोलॉजी लगाएगा एंड चेक करेगा कि सैम्पल जो उसने सेलेक्ट किया है वो कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम द बेंचमार्क। अब ऑडिटर सैम्पल्स इस तरीके से पिक करता है जो कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर परचेज़ हुई किसी कंपनी में 100 करोड़ की एंड उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं 20,000 एंड पार्टीज़ हैं 200, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स से जो परचेज़ की गई वो 200 है सपोज़ करो। तो अब ऑडिटर 200 सैम्पल्स तो पिक नहीं करेगा, तो ऑडिटर उसमें क्या करेगा कि हर उस टाइप की ट्रांजैक्शन को कवर करने की कोशिश करेगा कि जिसमें कि अमाउंट भी कवर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस तो ऑब्वियसली वो कवर हो ही जाएंगी और पार्टीज़ भी अलग अलग कवर हो जाए जिससे मटेरियल ट्रांजैक्शन हुई हो। कुछ छोटे अमाउंट की भी ट्रांजैक्शन लेते हैं बट मटेरियलिटी हमारे ऑडिट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई एरर आई बाय चांस, अगर वो बहुत ही इमैटेरियल अमाउंट की है तो वो हमारी कभी भी हाई रिस्क नहीं बैठेगा या उस पर हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसलिए मटेरियल अमाउंट की ट्रांजैक्शंस को हम ज़्यादा चेक करते हैं ताकि कि हम उनके अगर उसमें कहीं एरर है उसमें कंपनी को लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी ज़्यादा होती है, इसी वजह से बड़ी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा चेक की जाती हैं क्योंकि रिस्क भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो गाइस इसमें थर्ड चीज़ यही है कि हर कोई ऑडिट आउटकम पे आने के लिए ही होता है। तो आउटकम इज़ द थर्ड पार्ट। द फर्स्ट वन वाज सब्जेक्ट मैटर, फिर हम उसमें चेक करते हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर बेंचमार्क के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, और वो जो चल रहा है या नहीं चल रहा है वही हमारा आउटकम है बेसिकली। उन दोनों को कंपेयर किया और आउटकम पर आए। तो चलो, तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। एंड द लास्ट पार्ट द कंपोनेंट ऑफ अश्योरेंस, हमारा लास्ट पार्ट यहाँ पर आता है अश्योरेंस रिपोर्ट। अब वो चीज़ हमने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि ये स्टैंडर्ड वहीं लगता है जहाँ पर इंटरनल ऑडिटर एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, उसमें अश्योरेंस देगा। तो इस रिपोर्ट का फॉर्मेट, कंटेंट सब कुछ डिफाइंड है, बट इस स्टैंडर्ड में नहीं है। उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 380, वो हम उसी वीडियो में देखेंगे। तो बट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड यही कहता है कि वो अश्योरेंस रिपोर्ट देना ज़रूरी है और उसमें अश्योरेंस देना भी ज़रूरी है। अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि उन ऑडिटर का क्या, उन इंटरनल ऑडिट का कहाँ जहाँ पर एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करती, क्या वो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टैंडर्ड है, मतलब कि उसमें वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल है, उस पर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, तो गाइस उस पर भी एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट 370। क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो वहाँ भी हो रहा है, बेशक एक रिपोर्ट इशू नहीं हो रही, तो वो भी हमारे आईसीएआई ने कवर किया है स्टैंडर्ड 370 में। तो वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्टैंडर्ड 110 के ऊपर है। तो गाइज़ आई थिंक मैंने ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कवर कर लिया है। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस लगते हैं आपको कि जो कि इस स्टैंडर्ड में मैंने कवर नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो, और मैं उनको एड्रेस करने का पूरा ट्राई करूँगी। अपने सजेशंस, इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको अपनी आने वाली वीडियोस में कवर कर सकूं। और कोई भी टॉपिक आप इंटरनल ऑडिट या ऑडिट से रिलेटेड मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उस पर भी वीडियोस बना सकूं। सो एंड में गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, बाय।